अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट बहुत और अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी हाई कोर्ट सॉरी जो कोर्ट है उसको मजबूत बनाने का जो प्रावधान आएगा ना, वो हमने अमेरिका से लिया है। पर एक ये प्रावधान अलग है, इसलिए ध्यान रखना कि भाई हमने जो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जो है उसके पास एक पावर होती है, एडवाइजरी पावर। समझिएगा क्या होता है, अगर किसी कानूनी मामले पर या संविधान से जुड़ा हुआ या पूर्व में किसी संधियों से जुड़ा हुआ कोई आपका जो है वो मैटर है, और उस पर राष्ट्रपति को क्या चाहिए भाई, राष्ट्रपति या सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहिए भाई, एक्सप्लेनेशन चाहिए या एडवाइस चाहिए। तो आर्टिकल 143 है संविधान का, वो एक प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति किन्हीं मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको सलाह दे सकती है। तो ये एडवाइजरी पावर हमने कहाँ से लिया है भाई, कनाडा से लिया है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने संवर्ती सूची। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉनकरेंट लिस्ट, ठीक। तो ध्यान रखना ये कॉनकरेंट लिस्ट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब ये कॉनकरेंट लिस्ट क्या होती है भाई साहब, तो ध्यान रखना कॉनकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि भाई जो आपके काम होते हैं, ध्यान रखना कि भाई सरकार क्या होती है, आपके कुछ काम करती है, कुछ काम हो गए। अब इन कामों का क्या होता है, बंटवारा होता है। क्या होता है भाई, बंटवारा होता है। और कैसे बंटवारा होता है कि भाई कुछ काम कौन करती है, केंद्र करती है, और कुछ काम क्या करती है भाई, ध्यान रखिएगा, राज्य करती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई केंद्र और राज्य करती हैं, लेकिन अब अगर ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर काम कौन करता है, केंद्र प्लस राज्य दोनों काम करते हैं। तो ध्यान रखना केंद्र प्लस राज्य दोनों काम करते हैं, और ऐसे विषयों को जो इस लिस्ट में बताया गया है उसको क्या कहा जाता है, कौन करेंट लिस्ट कहा जाता है, या उसको क्या कहते हैं हम, समवर्ती सूची कहते हैं। तो ध्यान रखना कि भाई जो काम है ना सरकार की वो बटे हुए हैं, कुछ काम केंद्र सरकार करती है, कुछ राज्य सरकार करती है, और अगर हम बात करें तो कुछ काम दोनों मिलकर करते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, ठीक, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इस पर दोनों केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। तो ऐसे कामों को किस लिस्ट में रखा गया है जिस पर दोनों काम करती हैं, समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। इसके बाद भाई व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है ना, व्यापार करने की, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की, ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये हमने कहाँ से ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। इसके बाद ध्यान रखना दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, भाई ध्यान रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग जो होती है या कंबाइंड सिटिंग, ये दोनों प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से हमको क्या-क्या ध्यान रखना है, तो ऑस्ट्रेलिया से हमको ध्यान रखना है, एक तो भाई कॉन्करेंट लिस्ट ध्यान रखना है, समवर्ती सूची ध्यान रखना है, और दूसरा ध्यान रखना है क्या, दूसरा रखना है आपका संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या होती है कि किन्हीं मामलों में हमने पढ़ा कि कोई भी कानून कैसे पास होता है, पहले किसी एक हाउस में आएगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, उसके बाद कहाँ जाएगा, या तो राज्यसभा में जाएगा या तो लोकसभा में जाएगा। अब मानकर चलिए कि कभी परिस्थिति ऐसी बनी कि दोनों हाउस के व्यू अलग अलग हैं, है ना, लोकसभा से जो बिल पास आकर होकर आया है, राज्यसभा उसमें कुछ परिवर्तन चाह रही है, या दोनों की किसी विषय पर सहमति नहीं बन पा रही है, दोनों जो है वो किसी एक पॉइंट पर आकर एग्री नहीं हो पा रहे हैं, तो अब क्या किया जाएगा, तुम भी नहीं मान रहे, तुम भी नहीं मान रहे, दोनों की बातें अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग चाह रहे हो, तो क्या मिलो भाई, एक साथ बैठ जाओ। तो दोनों सदनों को एक साथ बैठाया जाता है, फिर उस बिल पर चर्चा की जाती है। तो वो जब किसी बिल पर चर्चा करने के लिए दोनों सदनों को एक साथ बैठाया जाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक कहते हैं। जब हम संसद की कार्यवाहियां पढ़ेंगे तब हम संयुक्त बैठक के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें
तो अगला क्या है भाई, जर्मनी का सिद्धांत। अब जर्मनी का जो संविधान है, उस जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यहाँ से हमने क्या-क्या लिया है, यहाँ से हमने लिया है आपातकाल शक्तियाँ, इमरजेंसी जो पावर्स हैं या इमरजेंसी, इनको आप शक्तियों की जगह क्या कर लीजिए, प्रावधान कर लीजिए। तो इमरजेंसी जो आपके प्रोविजंस हैं, है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस ध्यान रखिएगा, ये हमने कहाँ से लिए हैं, तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिए हैं आपके जापान के वाइमर सिद्धांत से। इसके बाद राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो हमने लिया है आयरलैंड से। पर राष्ट्रपति की कुछ विशेष शक्तियां हैं, वो हमने कहाँ से ली हैं, वो हमने ली हैं भाई आपका जर्मनी से ली हुई हैं। फिर आपातकाल संबंधी प्रावधान जो भी हैं, जैसे आपातकाल के समय हमको जो मूल अधिकार मिले होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं भाई, सस्पेंड हो जाते हैं। जब तक आपातकाल लगा हुआ है, तब तक हमारे पास हमारे मौलिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति छीन सकते हैं। तो ध्यान रखना कि भाई ये फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है कहाँ से भाई, जर्मनी से। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगला देश है कौन सा, सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, या जिसको हम क्या कहते हैं भाई आपका वर्तमान में रूस कहते हैं। यहाँ से हमने क्या लिया है, मूल कर्तव्य लिए हैं। क्या लिया है भाई साहब, ध्यान रखना, यहाँ से हमने जो है ना वो मूल कर्तव्य लिए हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर हम बात करें तो भाई मौलिक दो चीजें हैं। क्या चीजें हैं मौलिक, एक तो है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया, यूएसए से लिया। और दूसरे क्या हैं भाई, मौलिक कर्तव्य, और कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं या सोवियत संघ से लिए हैं। मूल कर्तव्य हमारे जो बेसिक या जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मूल संविधान था, उसमें नहीं था, उसमें शामिल नहीं था। बाद में चलकर ध्यान रखिएगा, संविधान में 1976 में 42 अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है, और 1976 में इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये भी हम पढ़ेंगे जब मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे। इसके बाद जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे इसके बाद, तो प्रस्तावना में हम 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान भारत के लोगों को न्याय प्रदान करता है, और ये न्याय 3 प्रकार का होता है। जैसे सामाजिक न्याय प्रोवाइड करेगा, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको सम्मान से जीने का क्या मिल पाए, मौका मिल पाए। कुछ आर्थिक न्याय, आर्थिक सहायताओं की बात करेगा, और कुछ राजनीतिक न्याय, कुछ अधिकार प्रदान करेगा। तो भाई हमारे संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है सोवियत संघ से। इसके बाद अगला है भाई फ्रांस, और फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने जो है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है। क्या ली है भाई, गणतंत्रात्मक, मतलब रिपब्लिक सिस्टम हमने लिया है। रिपब्लिक सिस्टम मतलब क्या होता है, जहां पर किसी भी देश का मुखिया वंश के आधार पर ना होकर चुना हुआ होता है। जैसे हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है, ये राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, बल्कि ये राष्ट्रपति कैसा होता है भाई, चुना हुआ होता है। तो ध्यान रखना कि भाई हमने जो गणतंत्र व्यवस्था ली है, ये फ्रांस से लिया है। जो हमने रिपब्लिक सिस्टम लिया है, ये फ्रांस से लिया है। प्लस अगर हम बात करें तो हमने अपने संविधान में जो नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी हैं, जो लिबर्टी दी हैं, धर्म की, है ना, उसके बाद वर्शिप की, अपने आइडिया की, विचार की, एक्सप्रेशन की, ये सारी जो आजादियां हमको मिली हैं, ये कहाँ से मिली हैं भाई, फ्रांस से ली हैं। इसके बाद इक्वलिटी संबंधी जो प्रोविजंस हैं, समानता स्थापित करने वाले जो प्रोविजंस हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं,
फ्रांस से लिए हैं। जो ब्रदरहुड या बंधुता या फ्रेटर्निटी बढ़ाने वाले जो आपके आदर्श हैं, ये भी हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। तो फ्रांस से हमने क्या-क्या लिया है? रिपब्लिक सिस्टम लिया है ना? और प्रियम्बल के अंदर ध्यान रखिएगा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो हमने ली है, वो फ्रांस से ली है। इसके बाद अगला है भाई साहब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। ठीक, तो आर्टिकल 368 ध्यान रखना, आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन की बात करता है। और ये जो संशोधन हमने लिया है ना, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया जो है ना, ये हमने कहाँ से लिया है भाई? ध्यान रखिएगा, ये हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। प्लस ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर क्या लिया है? फिर से आ गई राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ध्यान रखना यहाँ कहीं हमने लिखा था। ठीक, तो ध्यान रखना कि भाई राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन हमने कहाँ से लिया है? ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना कि ये निर्वाचन हमने कहाँ से लिया है? तो भाई साहब ध्यान रखना, ये निर्वाचन कौन से देश से ले रहे हैं भाई साहब? दक्षिण अफ्रीका से ले रहे हैं। तो प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, प्लस इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू दी राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये हम कहाँ से ले रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका से ले रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। मनोनयन कहाँ से लिया है? भाई आयरलैंड से लिया है। इलेक्शन कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है। चलिए, आगे बात करते हैं भाई साहब। इसके बाद अगला है आपका कौन सा भाई? जापान। ठीक, जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या इसको आप कह लीजिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब ध्यान रखना, एक होता है विधि का शासन, लेकिन क्या विधि जो है, क्या कानून जो है, क्या वो जनता के अधिकार छीनने वाला भी हो सकता है? भाई अगर हम बात करें कानून के शासन की बात करते हैं, जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो हम केवल ये देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय केवल ये देखता है कि ये जो कानून बना है ना, ये कानून को बनाने की प्रक्रिया सही है या नहीं है। अब वो कानून के अंदर कुछ भी हो, वो कुछ नहीं करेगा, वो केवल क्या देखेगा? प्रक्रिया देखेगा। पर हमने एक चीज अपनाई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या देखा गया? जिसमें अब केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को नहीं देखा गया, अब ये भी देखा जाता है कि वो कानून क्या कहता है। क्या कानून जन भावनाओं के विपरीत है, या कानून जो है वो जनता के अधिकारों को छीन रहा है? तो अब उसके विषय पर भी जो है वो आपका देखा जाता है, विषय को भी मुद्दा बनाया जाता है। तो वो हमने कहाँ से लिया है भाई? जापान से लिया है। ठीक, तो ध्यान रखना, कानून का शासन होगा, ये ब्रिटेन से लिया है। पर कानून हर कुछ भी नहीं बन सकता, ये कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। इसके बाद 1935 का जो एक्ट था, एक ध्यान रखना, ये कब तक आपका लागू था? भाई ये लागू, ध्यान रखिएगा, ये लागू था आपका 26 जनवरी 1950, है ना? जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ ना, तब हमारा देश में हमारे संविधान के अनुसार शासन चलने लगा। उसके पहले किसके अनुसार चलता था? भारत शासन अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान जो है वो क्या थे? हमारे यहाँ लागू थे। तो हमने जो फेडरल सिस्टम लिया, जो प्रांतीय स्वायत्तता ली, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। जो हमने पीएससी लिए हैं, है ना, जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन लिए हैं, लोक सेवा आयोग जो हमने लिए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस हो, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। न्यायपालिका की संरचना हमने कहाँ से ली है? ये भाई आपका स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से ली है? ये हमने लिया है भाई साहब आपका भारत शासन अधिनियम से। अब एक चीज ध्यान रखना कि ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी
जो हमने भारत शासन अधिनियम से ली, पर वो व्यवस्थाएं किसी और देश से थी। जैसे मानकर चलिए कि जो समवर्ती सूची थी, जो कॉन्करेंट लिस्ट थी, ये कॉन्करेंट लिस्ट भारत शासन अधिनियम जो आपका जो ये जीओआई एक्ट जो आपका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसमें शामिल थी। पर इसमें कहाँ से ली भाई, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली। तो बहुत सारे प्रावधान इस पूरे एक्ट में ऑलरेडी शामिल थे, और उसको हमने क्या किया, उस वो देशों से भाई आपका जो है 1935 में अपनाया गया, और फिर वहां से किसने अपनाया भाई, आपका इंडिया ने अपनाया। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका जो है संविधान के कुछ प्रमुख सोर्स होते हैं। अब इसके बाद भाई संविधान की कुछ आलोचनाएं होती हैं, है ना। आप कह लें संविधान सभा की आलोचना, या आप कह लें संविधान की आलोचना। जिस बॉडी ने संविधान बनाया उसको हम संविधान कहते हैं, और हमने संविधान सभा के बारे में सब कुछ पढ़ा है। अब कुछ मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बनता है कि भाई संविधान सभा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो प्रश्न यहाँ से बनता है, जैसे एक आलोचना की जाती है, एक क्रिटिसिज्म किया जाता है, या संविधान सभा को यह कहकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली या संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन बॉडी मतलब क्या होती है, संप्रभु निकाय नहीं थी जो खुद से निर्णय ले सके, है ना, क्योंकि इसका जो गठन हुआ था वो ब्रिटिश अधिनियम के तहत हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें, तो अब हमारे पास ये पॉइंट है, तो हमको क्या करना है भाई, डिफेंड भी करना है। क्या करना है, हमको भाई आंसर में डिफेंड भी करना है। तो इसके डिफेंड में आप क्या बता सकते हैं कि भाई एक तरीके से अगर हम देखें ना, तो इसने 15 अगस्त के बाद से संप्रभु और स्वतंत्र निकाय के रूप में क्या किया है, काम किया है। तो जब हमको आजादी मिली उसके बाद संविधान सभा सॉवरेन हो गई, संप्रभु हो गई, और उसने संप्रभु और स्वतंत्र होकर क्या किया है, आपका काम किया है। दूसरा क्या कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है कि भाई ये जो संविधान सभा थी ना, इसने समय की बर्बादी की, बहुत सारा टाइम इसने कंज्यूम किया, क्योंकि इसने संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और क्या लिया भाई, आपका 18 दिन का समय ले लिया, जो बहुत ज्यादा था। पर भाई सिंपल सीधी बात है, क्या सिंपल सीधी बात है कि भाई हमको संविधान बनाने का अनुभव तो था नहीं कि झट से निकला फट से बन गया। हमने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, सांस्कृतिक कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते थे। हमको केंद्र के लिए भी संविधान बनाना था, हमको राज्य के लिए भी संविधान बनाना था, हमको जनता के लिए मौलिक अधिकार भी देने थे, हमको राज्य के लिए कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाने थे, हमको केंद्र के प्रावधान भी लागू करने थे, हमको राज्य के प्रावधान भी लागू करने थे, हमको न्यायपालिका भी उसके अंतर्गत रखनी थी, और हमको केंद्र और राज्य के बीच संबंध भी उसमें बताने थे, और साथ ही साथ में यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन जैसी कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी रखनी थी, इमरजेंसी प्रोविजंस रखने थे। तो इतना सारा सब कुछ रखने के लिए, इतनी सारी चीजों को शामिल करने के लिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो समय तो लगेगा। तो भाई समय की बर्बादी नहीं थी, बल्कि संविधान सभा ने इतना समय लगाकर एक ऐसा संविधान बनाया जो उस समय का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान कभी खराब नहीं है, अच्छा या बुरा डिसाइड होगा इस पर, इसको देश चलाने वाले लोगों के ऊपर। अगर देश को चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा है, लेकिन अगर देश को चलाने वाले सही नहीं है तो संविधान खराब है। इसके बाद एक जो है वो ये आपका कहा जाता है कि भाई इस समय जो आपकी संविधान सभा थी ना, इसमें कांग्रेस का डोमिनेशन था या कांग्रेस का प्रभुत्व था। जी भाई, कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड थी। पर सिंपल बात है कि भाई अगर हम देखें तो ये आलोचना का एक कारण होता है। पर देखा जाए तो भाई संविधान सभा तो चुनी हुई थी, भली उसको जो है
वो आपका अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो, पर वो क्या थी भाई, प्रतिनिधि निकाय थी। अब जनता ने जिसको, या जनता के प्रतिनिधियों ने जिसको ज्यादा चुना, वो किसमें आ गया भाई, संविधान सभा में शामिल हो गया। इसके बाद ये कहा जाता है कि भाई संविधान जो है ना, उसमें वकीलों का और राजनेताओं का जो है वो प्रभुत्व था, या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स या एडवोकेट्स। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, अब देखो, यही एक कारण है, संविधान में जो है ना, संविधान सभा में वकील और जो पॉलिटिशियंस थे वो ज्यादा थे। और इसी कारण ना, इसकी जो भाषा बनी ना हमारे संविधान की, वो भाषा कैसी हो गई, बहुत कठिन हो गई। और इतनी कठिन है कि उसको पढ़ने के लिए आज आपको ये लेक्चर देखना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि भाई भाषा क्या हो गई भाई, इसकी कठिन हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें, तो ऐसा भी कहा गया, ये तो मुस्लिम लीग ने लगाया था क्या, कि भाई संविधान सभा केवल हिंदुओं का निकाय है, केवल हिंदू यहाँ पर है। भाई जनता के प्रतिनिधि जिसको चुन रहे हैं, भाई सीटें तो हमने कैसी बांटी थी संविधान सभा में, हमने तो जनता के पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी थी। जनता ने जिनको भेजा, अब चाहे वो वकील हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो क्या हो भाई, आपके हिंदू हो, भेज कौन रहा है, जनता। हमने क्या कहा कि भाई जो शासन चलाने का अधिकार है, लोकतंत्र, वो जनता के पास है, जनता ने इन लोग को चुनकर भेजा। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम बात करें, तो ये कहा गया कि भाई ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका गठन जो है वो ब्रिटिश अधिनियमों के अनुरूप हुआ था। प्लस साथ ही साथ में इसमें जनता ने वोट नहीं किया। अरे भाई, उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, जनता इतनी समझदार नहीं थी, और भाई हमारे पास इतना समय भी नहीं था। तो हमने क्या किया कि भाई हमने जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या किए भाई, आपके चुनाव किए। ठीक, तो ये पॉइंट आपके थे आलोचना के। तो कई बार ऐसा आता है कि भाई आपको जो है वो आता है कि क्या संविधान सभा की इन इन आधारों पर आलोचनाएं की जाती हैं, आप इससे कहाँ तक एग्री करते हैं। तो शुरुआत में आप पहले पॉइंट्स बताइए कि इन इन आधारों पर क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर उनको डिफेंड कीजिए। तो ये क्या है भाई, ये उस पर लगाए गए डेलीगेशन आरोप हैं, और ये क्या है भाई, उसकी जो है वो प्रशंसाएं हैं। जैसे भाई कोई कह रहा है संप्रभु नहीं, तो भाई 15 अगस्त के बाद क्या थी, संप्रभु थी। भाई प्रतिनिधि निकाय, कोई कहता है प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, फिर आप बताएंगे भाई प्रतिनिधि निकाय थी, क्यों, क्योंकि भाई इसका भी क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, भले ही कैसे हुआ हो, आपका अप्रत्यक्ष हुआ हो, और जनता उन्हीं को तो चुन चुन कर भेज रही थी बार बार। भाई वो लोग भी तो जनता के चुने हुए ही थे ना, जो आपका असेंबली से उठकर आए थे। तो जनता ने तो उनको चुना था। अगर उस समय उनको चुनाव लड़वा लिया गया होता जनता के सामने, तो प्रत्यक्ष रूप से भी उन्हीं के जीतने की संभावनाएं ज्यादा थी। इसके बाद भाई कहा गया कि समय की बर्बादी की, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि भाई हमारे देश ने जो है, संविधान सभा ने भाई इतना बड़ा संविधान बनाया, इसको आप आलोचना कह रहे हैं, इतना समय लिया, आप उसकी बुराई कर रहे हैं। भाई बल्कि अगर हम बात करें, आप देखोगे तो भाई कितनी सारी अप्रोचेस को शामिल किया हमारे संविधान में, कितनी सारी बातें संविधान में शामिल की, जो दुनिया के किसी भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद भाई विशेषज्ञों का निकाय रहा, है ना। भाई ऐसा तो नहीं है कि कोई भी उठकर संविधान सभा में आ गया, जो आए वो अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी लोग थे अपने अपने क्षेत्र में, तो हमको विशेषज्ञता मिली, कानून के जानकार मिले, हमको कानूनों के जानकार मिले, तो हमने बहुत अच्छे से उस संविधान को बनाया, है ना। बाकी ये सारी चीजें जो है वो क्या है, आपके इसके पॉइंट हैं। तो आज के लेक्चर में हमने संविधान सभा के विभिन्न सोर्सेस को देख लिया, विभिन्न स्रोतों को देख लिया, साथ ही साथ हमने ये देख लिया कि संविधान सभा की किन किन आधारों पर आलोचना की जाती है, और किन किन आधारों पर इनको आप जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसी को आपका कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।